तो यहाँ पर पर्यटन विभाग से जुड़े भी सवाल होंगे और इस वक्त मैं चाहूंगी मंच पर मेरे सहयोगी कुंदन भी प्लीज मंच पर आ जाएगा ताकि हम इस पैनल को आगे बढ़ा पाए, इस पैनल की शुरुआत कर पाए। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन इस पैनल की हम शुरुआत करते हैं और पर्यटन से जुड़े जो तमाम चीजें हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हो रहा है उसको जानने की कोशिश करेंगे। अजीत सर, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कृषि कॉन्क्लेव के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है सर कि आप आए और हमको समय दिए। बहुत धन्यवाद। और चूंकि कृषि कॉन्क्लेव है तो सर आपके विभाग में भी कृषि का एक हिस्सा आता, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो उस एग्रो जो आपके डिपार्टमेंट में आता उसके बारे में बताइए। पर्यटन ऐसा विभाग है और अगर संस्कृति को इसमें जोड़ दें तो पर्यटन और संस्कृति जो दोनों विभाग मेरे पास हैं, इनको अगर जोड़ दें तो जीवन के हर क्षेत्र को, गांव के नितांत ग्रामीण अंचल से लेके सबसे अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति के शहरी भाग तक कनेक्ट करने का काम करता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि गांव और खेती की बाड़ी से क्या सरोकार है, तो उसके मामले में ये चर्चा करें तो आज हम लोग सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पे दे रहे हैं कि रूरल टूरिज्म बढ़े, वेलनेस टूरिज्म को भी गांव से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गांव की आबो हवा हरित क्रांति का अग्रदूत और गांव में जो वातावरण है वो शहर से कहीं ज़्यादा जीवन जीने लायक है। तो हम लोगों का प्रयास है कि कनेक्टिविटी शहरी लोगों की या जो बहुत उब रहे हैं लगातार शहरीकरण से, उनकी कनेक्टिविटी गांव तक कैसे जुड़े। और शहर के लोग आप देख रहे होंगे कि गांव की पुरानी रहन सहन, वातावरण, गांव की झोंपड़ी, गांव के हट, गांव की गाय का दूध, भैंस का दूध और गांव का मत्ता हुआ मट्ठा, तरस रहे हैं इसके लिए। गांव के लकड़ी के चूल्हे की रोटी, गांव के बैलों से जोतता हुआ किसान का खेत, इसके लिए देखने को ही नई पीढ़ी गांव से टच करना चाहती है। इसी के दृष्टिगत रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं हमने शुरू की हैं और तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रूरल टूरिज्म के लिए हम लोगों ने बड़ा सुविधाएं भी सरकारी तरफ से की हैं। यदि गांव में 5 टूरिस्ट को रोकने के लिए भी कोई अपना निर्माण करना चाहता है, केवल 5 के लिए, तो हम 25% सब्सिडी सामान्य इन्वेस्टर को, और अगर वो महिला है या अनुसूचित जाति के लोग हैं तो उनको 30% सब्सिडी भी दे रहे हैं। उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में भी सहयोग कर रहे हैं और इस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम लोग सतत रूप से प्रयासरत हैं, काफ़ी सफलता भी मिली है। यही नहीं, ग्रामीण टूरिज्म में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के लिए आज जो केमिकल फर्टिलाइज़र जो बढ़ रहा है, जो सेहत के लिए भी बड़ा ख़राब है और दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां भी उससे फैलाव ले रही हैं। तो हमारा प्रयास है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उसको टूरिज्म से जोड़ते हुए हमने महाराष्ट्र की एक बहुत अच्छा काम कर रही हमारी संस्था है, उसके साथ MOU उत्तर प्रदेश पर्यटन का किया है। जी। वो गांव-गांव हमारे किसानों को टूरिज्म से जोड़ते हुए कनेक्ट कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिक खेती, गाय का पालन और गाय से बनने वाले तमाम प्रोडक्ट, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, गाय की अन्य जो जो चीज़ें हो सकती है उससे कनेक्ट करते हुए उसको पर्यटन से जोड़ते हुए, और उसमें व्यवस्था इतनी अच्छी जो वहाँ देखी, कई किसान हमने भेजे भी थे, उधर के भी वो लोग आए, तो जो एक ट्रेडिशनल खेती है उससे कई गुना आय भी उनको किसानों को मिल पा रही है। और किसानी खेती को देखने के लिए भी तमाम शहर के लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं, वहाँ रहे हैं, 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं गाँव में। तो हम लोग टूरिज्म को गाँव तक पहुँचा रहे हैं और हमारा प्रयास है, चूँकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का वातावरण बदला है, पहले उत्तर प्रदेश में टूरिज्म की परिकल्पना इसलिए कोई सोच नहीं सकता था कि 16-17 से पहले की जो परिस्थितियाँ थी, लोगों को लगता उत्तर प्रदेश में गए तो पता लगे कपड़े लत्ते और खुद का जीवन सुरक्षित हुआ कि नहीं। अब तो बदल गई सर पोजीशन। अब पोजीशन ये हो गई है कि आज लोग अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं, महफूज सुरक्षित करते हैं। और उनको रात में, दिन में महिलाएं, किसान, पहले रात को किसान हमारे उत्तर प्रदेश का पानी लगाने नहीं आता था, खेती में अपेड़ हो जाता था, फिरौती लगती थी। लेकिन आज वातावरण बदला है, लॉ एंड ऑर्डर कायम हुआ है, सभी की आबरू, इज्जत और जीवन सुरक्षित है, संपत्ति सुरक्षित है। किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गुंडई अपराध
कर ले। अजीत जी, हमें तो पहले बधाई देनी चाहिए। पहले इस विभाग के मंत्री, आपने देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश को बना दिया टूरिज्म में, नए आंकड़े के मुताबिक। ताली बजाइए धन्यवाद। जोरदार तो इसके इसके लिए लिए। तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग जो संभाल, उनके लिए ताली बनती है। कैसे किया सर ये? और अब अभी तो राम मंदिर बन जाएगा तो इतना डिफरेंस हो जाएगा, विश्वनाथ कॉरिडोर चल ही रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तो उसे पाट पाना किसी भी राज्य के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान, जहां मैं बात कर रहा था, सबसे अहम भूमिका आदरणीय योगी राज के बुलडोजर वाले बाबा जी का महती योगदान है। और मैं इस बात के लिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज बना, और कानून व्यवस्था पर जब लोगों को देश नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर लोगों का एक विश्वास की भावना उत्तर प्रदेश के प्रति बदली, उत्तर प्रदेश का वातावरण बदला, यहाँ का परिवेश बदला, और लोगों को आज चाहे निवेश की बात हो या पर्यटन की बात हो, लोगों को लगता है कि हमारा निवेश भी सुरक्षित है, हमारा जीवन भी सुरक्षित है, हमारी संपत्ति भी सुरक्षित है। इसी विश्वास के साथ खातिर आज चाहे ग्लोबल रूप से इन्वेस्टर आ रहे हों यूपी में या टूरिस्ट आ रहे हों, उसी का परिणाम है कि 2022 में देश में सर्वाधिक टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में पधारे। डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या विदेशी टूरिस्टों में भी गुणात्मक रूप से वृद्धि उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जहां से आप आते हैं, मैनपुरी से उनकी पत्नी सांसद डिम्पल यादव, वो कहते हैं पर्यटन मंत्री सिर्फ पर्यटन करते रहते हैं, काम तो हो नहीं रहा है, जबकि आप काशी, अयोध्या, मथुरा सब जगह काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि उनको कहना भी, चूंकि यही टिप्पणी उन्होंने एक बार और की थी मैनपुरी की, चूंकि आपने बात की है, तो मैनपुरी में जिस चौराहे से सैफई इनका जो मूल गांव है, समाजवादी पार्टी का मुख्यालय, अपना घर, मुख्यालय, सब कुछ वही है इनका, वहां से मैनपुरी में प्रवेश करते हैं तो मेन चौराहे पे आजकल हम लोगों ने वहाँ सांस्कृतिक रूप से मैनपुरी को सजाने का, संभालने का काम किया है। ज़्यादातर चौराहों पर महापुरुषों की मूर्तियां लगा के रात को आप निकलेंगे मैनपुरी तो लगेगा कोई महानगर है, चमकता मैनपुरी, दमकता मैनपुरी अभी कुछ महीनों में हुआ है। लेकिन वो चमकाने दमकाने से पहले हम लोगों ने अखिलेश जी के क्षेत्र में, जो करेल थे, जहाँ से MLA हैं, वहाँ भी मार्कंडेय ऋषि और चिमर ऋषि के 2 बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उनके आश्रम थे। उन आश्रमों को भी 5-5 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट में बड़ा विकसित कराने का काम किया है। हमने जहाँ सैफई से प्रवेश करते हैं वहाँ महाराणा प्रताप जी भाला लेके खड़े हैं, 20 फुट ऊंची प्रतिमा। अब उन्हें इसी से चिड़ा है, वो कह रहे हैं कि ये पर्यटन मंत्री ने सब चौराहे घेर दिए और आने दो मेरी सरकार। तो जो PDA के हमारे आदर्श पुरुष हैं, उनकी मूर्ति हम कलेक्टर की कोठी तोड़वा के उसे बनवाएंगे। तो महाराणा प्रताप की तलवार से डर गए कि? महाराणा प्रताप की तलवार से एक चौराहे पे डरे, उससे अगले चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आज़ादी के महान सपूत थे, उनसे डर गए, उनकी उंगली से डले। उससे आगे अवंतीबाई लोधी, जो बहुत बड़ी हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनसे डरे। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर जी की अगले चौराहे पे मूर्ति है, उनसे डरे। तो उनको ये न अहिल्याबाई होलकर पसंद है, न अवंतीबाई लोधी पसंद है, न सुभाष चंद्र बोस पसंद है, न सैफई चौराहे पे लगे हुए महाराणा प्रताप पसंद है। उनको PDA पसंद है, उनको इंडिया पसंद है, PDA पसंद है। तो PDA की मूर्ति वो भी तुड़वा के बनवाएंगे कलेक्टर की कोठी। मेरे चलिए स्वागत है, आप तो हमेशा परंपरा और मानसिकता आपकी तुड़वाने की रही है। ये भी कहते हैं कि आप अयोध्या की बात करते हैं, फिर ज्ञान व्यापी की बात करते हैं, फिर मथुरा की बात करते हैं, ये कह के आप उनको डराते हैं, उनके मतदाताओं को डराते हैं। वो कहते हैं कि ये बीजेपी वाले हमेशा धर्म की बात करते हैं और धर्म की पिच पे ले आते हैं हमको। क्यों डरते हैं इतना अखिलेश धर्म पे? जब आप तो धर्म वहीं की बता बात दूं, करते हैं। वहीं पहले खत्म कर दूं जरा था, फिर आता हूं इसी वाली बात पे। जो 2 ऋषियों के आश्रम की बात कर रहा था, करेल विधानसभा के इनके हैं, लेकिन चूंकि विरासत में इन्हें मिली है राजनीति, तो उन्हें तो अपना लोग विधानसभा क्षेत्र जहाँ से वो निर्वाचित विधायक हैं, क्षेत्र का ही ज्ञान नहीं, भौगोलिक ज्ञान। तो लोगों ने उनसे कहा कि भैया वो तो 10 लाख करोड़ रुपया तो आपको ही पर्यटन मंत्री दे दी, आपके यहाँ 2 बने। अरे मेरे क्षेत्र के हैं क्या ये? तब उन्हें माथा उनका ठनका कि मेरे क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये पर्यटन के लग गए। ये इनकी हालत है। लेकिन उन्हें तो खुशी होनी चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश सनातन संस्कृति की ओर, सनातन परंपराओं की ओर, सनातन मूल्यों की ओर, हमारी विरासत को सुसंस्कृत करते हुए संवर्धित करने का काम कर रहा है। आज काशी बम बम बोल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा जब से काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, फूल बेचने वाला, केवट, माली, चाट बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, रेहड़ी चलाने वाला, छोटे से होटल से लेके 5 स्टार होटल वाला,
आप खुद भी महसूस करते होंगे। वहाँ जो 500 रुपए कमा के घर जाता था 5,000 रुपए शाम को घर लेके जाता है। होटल बहुत महंगे हो गए, जो 3,000 में मिलते थे वो 8,000 में मिल रहे हैं। 8 इतना यानी वहाँ क्राउड बढ़ होटल में गया। आपको जगह नहीं मिलेगी। और जिस जमीन की कीमत वहाँ 500 रुपए वर्ग फुट हुआ करती थी, उस जमीन की कीमत 50,000 रुपए वर्ग फुट हो गई है। काशी बम बम बोल गया है, लेकिन अखिलेश जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। काशी आपने कहा सनातन पे खुश होना चाहिए, लेकिन उनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य, कैसे खुश हो जाएंगे? अब मुझे लगता है एक तरफ उनकी पत्नी डिम्पल जी बार बार कहती हम तो सनातन धर्मी, चाचा राम गोपाल भी उनके बोले कि हमसे रामगोपाल सबसे बड़ा यादव जी सनातनी है। चाचा जी कहते हैं सनातन धर्मी है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिन भर सनातन संस्कृति को गालियां देते हैं, दिन भर हिंदू महापुरुषों को, देवी देवताओं को, भगवान को, सबको कराने का काम करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। या तो जानबूझ के गाली दिलवाने का काम अखिलेश जी करा रहे हैं, या जानबूझ के इस तरह का खुद सनातनी नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। दो चीज एक साथ नहीं चल सकती, लेकिन दोनों चल रही क्या हैं। कुछ कंफ्यूजन है क्या कि इधर कहेंगे तो उधर वाला वोटर नाराज हो जाएगा, उधर कहेंगे तो इधर वाला वोटर नाराज, इस वजह से कंफ्यूजन है क्या? 100% कहीं ना कहीं कुछ है। अब या तो मुझे लगता है षड्यंत्र भी हो सकता है, चूंकि विद्वान लोग हैं, हो सकता है। फायदा तो आपको होता है, जितना वो बोलते हैं उतना आपका वोट बैंक और मजबूत होता जाता है। देखिए, वो सनातन को गाली देते संस्कृति हैं। को नष्ट करने वाले औरंगजेब हों, बाबर हों, रावण हों, जिन्होंने हमला किया वो नष्ट हो गए। निश्चित रूप से यकीन रखिए कि आने वाले 2024 में जो जो सनातन संस्कृति को गिराने का काम कर रहे हैं, इनका सर्वनाश और विनाश जनता हिंदुस्तान की करने का काम जरूर कर देगी। अच्छा ये बताइए, अब अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है, राम मंदिर को लेकर भी खूब विपक्ष आरोप लगाता है कि आप राम के नाम पर वोट ले लेते हैं। 32,000 करोड़ की आपकी परियोजनाएं चल रहे हैं, तो ये राम भक्तों के लिए कोई अच्छी खबर कहा जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री खुद रामलला को गर्भगृह में रखेंगे। उससे पहले अयोध्या में जो बड़ी परियोजना है, आपने गरुड़ जो है क्रूज का भी उद्घाटन कर दिया। देखिए, अयोध्या को भव्य दिव्य अलौकिक अयोध्या बनाने का सपना हम लोगों का है। उसी के क्रम पे चाहे एयरपोर्ट की स्थापना का बिल्कुल रामबाग करने का हो, चाहे पंचकोसी परिक्रमा को सजाने का, पर्यटन की दृष्टि से हर 100 मीटर पे जन सुविधा देने की बात हो, 14 कोसी परिक्रमा को इसी तरह डेवलप करने की बात हो, चाहे वह मंदिर जितने भी वहाँ हैं पुराने मंदिर, उनको जीर्ण शीर्ण मंदिरों को और उसके आसपास जितनी भी पर्यटन सुविधाएं वो देने की बात हो, या सरयू नदी में जल मार्ग, जल की क्रूज चलाने की बात हो, पर्यटकों के रुकने के लिए सुविधाओं की बात हो, या 6 जिलों के जो प्रवेश द्वार हैं, जहाँ एंट्री पॉइंट है, वहाँ स्वागत द्वार के साथ साथ उनके पर्यटकों के ठहरने की, गाड़ियों की पार्किंग की, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, अन्य ईंधन उपलब्ध कराने की, गरीब से लेके उच्च वर्ग तक के लोगों के ठहरने की, उनके उसी स्तर के खान पान की सारी व्यवस्था एक ही जगह करने का कहा जा रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या का श्री राम एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, जो करोड़ों लोग आएंगे, क्योंकि अभी अयोध्या में उतना जो रुकने के लिए जो होटल्स, गेस्ट हाउस है, उसकी व्यवस्था, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, और एयरपोर्ट कब तक चालू हो जाएगा? मुझे लगता है कि नवंबर तक एयरपोर्ट को चालू करने की योजना, नवंबर तक वो भी आ जाएगा। और तमाम होटल भविष्य में पर्यटकों की आवक की असंख्य संख्या के दृष्टिगत, वहाँ बहुत सारे होटलों के PPP पर कुछ निजी होटल, अलग अलग लोग इन्वेस्टर अपना काम करा रहे हैं। हमारे पर्यटन का भी एक होटल वहाँ शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले चूँकि तात्कालिक ये होटल संभवतः उस समय तक कुछ होटल पूरे हो पाए, कुछ नहीं बन पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने टेंट सिटी बताई है। और टेंट सिटी इतनी बड़ी है कि मैं समझता हूँ कि करीब 25,000 कमरों की टेंट सिटी बन रही है, जो पर्याप्त रूप से 50,000 के आसपास पर्यटकों को ठहरने की बेहतरीन व्यवस्था देने का काम करेगी। सर, 63,000, लगभग 63,000 कमरों की रिक्वायरमेंट है पर डे नवंबर के बाद से। अकेला हमारा टेंट सिटी 25,000 से एक टेंट सिटी बन रही है, और हम समझते हैं कि दूसरी टेंट सिटी का भी प्लान चल रहा है वो भी। लेकिन हम इतनी व्यवस्था जरूर करा देंगे कि जब अयोध्या में जनवरी के महीने में भव्यता और दिव्यता के साथ राम मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम होगा, उस समय तक सारी योजनाओं को पूरी व्यवस्थित करने का प्रयास होगा। तो कोई भी आगंतुक, कोई पर्यटक, कोई श्रद्धालु बेहिचक बिना परेशानी के सुगमता के साथ वहाँ ठहर सके, आवागमन कर सके, ये हम पर्याप्त व्यवस्था करने की प्रयास कर रहे हैं। सर, आपके प्रायोरिटी में, आपके विभाग के प्रायोरिटी में क्या अयोध्या है? क्योंकि जो आपके विभाग के आंकड़े, उसमें अभी 2.5 करोड़ लोग अयोध्या जाते हैं।
करीब 7.5 करोड़ लोग वाराणसी जाते हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं 3 करोड़ और मथुरा जाते हैं 7 करोड़। ये जो अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर शुरू हो जाएगा, तो आपके हिसाब से, आपके विभाग के असेसमेंट के हिसाब से कितने लोग अगले कुछ सालों में अयोध्या आने वाले हैं? देखिए, अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। असंख्य लोगों की अपार संभावनाएं आने की हैं, लेकिन इसके साथ हमारा दूसरा एक और इसके साथ ही विजन है कि हम सर्किट बना रहे हैं, हेलीपोर्ट बना रहे हैं। हेलीपोर्ट के माध्यम से अलग अलग सर्किट को जोड़ेंगे, जिसमें आपका गोरखपुर, बनारस, अयोध्या एक सर्किट ये रहेगा। पश्चिम का आगरा, मथुरा से लेकर यमुना वहाँ तक गंगा एक्सप्रेस वे से कनेक्टर पश्चिम वाला एक होगा। बुंदेलखंड का एक सर्किट बना रहे हैं। इन सर्किट्स को टूरिज्म सर्किट के साथ साथ सभी को हेलीपोर्ट सुविधाएं दे करके बहुत जल्दी, कुछ तो हेलीपोर्ट हमारे चालू होने वाले हैं, कुछ ये नेमिसारण है, अयोध्या है, चित्रकूट है, प्रयागराज है। प्रयागराज में भी कुंभ से पहले एक हेलीपोर्ट हम दे रहे हैं, बिल्कुल वहीं जहाँ कुंभ का आयोजन होता है। इस तरीके से प्राइम लोकेशन हेलीपोर्ट से इनको कनेक्ट करेंगे। जो भी हमारा धार्मिक यात्रा करने का या पर्यटन करने का किसी भी रूप में जो हमारा श्रद्धालु या पर्यटक आएगा, उसका एक पैकेज बना के 4 सर्किट अयोध्या जाए, गोरखपुर चला जाए, अगर वो चाहता है बनारस घुमाए, इसी तरह अलग अलग सर्किट को कनेक्ट करके सबसे एक दूसरे जोड़ेंगे। लेकिन ये सही है कि हमारा मथुरा वृंदावन हो, भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद अयोध्या, प्रयागराज की त्रिवेणी प्रयागराज, चित्रकूट, नेमिसारण, आपका काशी तो टॉप पे इस समय है ही। ये सब मिला करके ये प्रयास होगा कि हिंदुस्तान का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ऐसा बना के देंगे कि अगर चाहे विदेश की धरती से आने वाला कोई पर्यटक हो या हिंदुस्तान के किसी राज्य का कोई पर्यटक अगर घूमने का मन बनाएगा तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश होगी। इसी तरह से हम उनको कनेक्ट करेंगे, चाहे वो बाई एयर कनेक्टिविटी हो, बाई रोड कनेक्टिविटी हो, जल मार्ग की भी कनेक्टिविटी हम लोग प्रयास करेंगे, जितने भी नदियों जुड़े हुए। आ रहा था सर मैं, उसी जल मार्ग की कहा जा रहा है कि आप काशी से यानी अयोध्या को जोड़ेंगे और अयोध्या से मथुरा को जोड़ेंगे। क्या ये बड़ा प्लान है आपको और किस तरह, चूंकि ये बहुत बड़ा टारगेट है और ये कहा जा रहा है कि पर्यटन विभाग का भी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा, तो उसको कैसे लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? भाई जल मार्ग कैसे चलाएंगे और कैसे जो इकोनॉमी है उसको कैसे आप करेंगे? देखिए, जैसा कि हम लोग पहले से भी सुनते आए हैं कि पहले की यात्राएं ज्यादातर व्यापार जल मार्ग से हुआ करते थे, क्योंकि सबसे सुरक्षित होता था। हाँ, सुरक्षित भी होता था, सस्ता भी होता था और इको टूरिज्म होता था उसमें, मतलब पूरा वातावरण और वायुमंडल भी साफ सुथरा रहता था, इस तरह का। लेकिन धीरे धीरे करके वो खत्म हुआ, उसको रीडेवलप करने का काम कर रहे हैं। जितनी भी नदियाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहाँ 12 महीने पानी रहता है और जहाँ जो मानक है हमारा अथॉरिटी का, वाटर बेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी हुई है, उसी तरह पर हम उत्तर प्रदेश वाटर बेज अथॉरिटी का गठन करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग उसका नोडल विभाग है, बहुत जल्दी उसके मानक बन रहे हैं। लेकिन जितनी भी ऐसी नदियाँ जहाँ संभावनाएं हैं वहाँ क्रूज उतारेंगे। उससे लाभ क्या होगा? पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वाटर बेज से कोई सब्जी पैदा करने वाला है, स्थानीय किसान हैं, अपने जो भी वहाँ पैदा करते हैं, ऑर्गेनिक खेती वाले हैं, ला देंगे जरा सा इससे, अगले डेस्टिनेशन पे जाके उतार देंगे, तीसरे पे उतार देंगे। सस्ता परिवहन और आसान परिवहन ये भी मिलेगा कि खेती किसानी को बल मिलेगा, स्थानीय परिवहन को बल मिलेगा और साथ ही साथ टूरिज्म की दृष्टि से बहुत बड़ी बहुत सारे जितने हेरिटेज किले हैं उसका भी आपने टेंडर निकाल दिया है कि उस हेरिटेज जितनी प्रॉपर्टी है, बुंदेलखंड के किले हों, लखनऊ के हों, चुनार के हों, मैं देख रहा था कि सारे किलों को आपने पीपी मोड पे दे दिया है। देखिए, आपने देखा होगा राजस्थान में बम्बई के फिल्मी कलाकार, बम्बई के बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े उद्योगपति देश भर के आके शादियाँ अपने और कोई ओकेशन और कोई कार्यक्रम जब भी करते हैं तो राजस्थान के किलों को खंगालते हैं, वहीं जाके अपने कार्यक्रम करते हैं। सैलानी भी, कोई विदेशी जब मेहमान आता है तो उसकी पहली पसंद होती है कि राजा महाराजा के किसी किले में अगर ठहरने का उसे मौका मिलता है तो अपना सौभाग्य मानता है। हमारे पास उत्तर प्रदेश में पुराने किलों, बहुत सारी हमारी जो विरासत है, किले हैं, हवेलियां हैं, इस तरह के अनेकों अनेक जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े हैं।
उनको रिस्ट्रक्चरिंग करके, मरम्मत करके, बिल्कुल किले नुमा बना करके, पुनः स्थापित करके और उनको PPP पे डेवलप कराने का काम कर एक रहे हैं। आखिरी सवाल, 2024 कैसे जीतेंगे? आपके साथ पीडीए, सामने पीडीए है, इंडिया है, अखिलेश यादव है, पूरा उनका जो कुनबा है वो आपके खिलाफ, मायावती अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, इन सबको आपने प्रयोग कर लिया, लेकिन घोसी में उनका जादू नहीं चला। तो अब क्या पीडीए चुनौती दे रही है आपको उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं हम तो एक घोसी जीत ले हैं तो पूरा किला फतेह कर लेंगे। यही पीडीए के एलायंस दल, आपको याद होगा 2017 में 2 लड़के गठबंधन के साथ लड़े थे, क्या असर हुआ? प्रचंड बहुमत से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। 19 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों का बेमेल समझौता हुआ, क्या परिणाम हुआ? 22 का असर क्या हुआ? वो तो केवल ओथ बाकी थी, उस समय लग रहा था कि बनेगी ही नहीं की सरकार। परिणाम क्या हुआ? मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व पर भरोसा, मैं शुरू में जो बात कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, डेवलपमेंट का विषय हो, लोक कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक पात्र हाथों में पारदर्शिता के साथ उसके हाथों तक पैसा उसके खाते में पहुंचाने का विषय हो, उत्तर प्रदेश को नई पहचान देने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उसी का परिणाम है कि चाहे युवा हो, जो तमाम इन्वेस्टर आकर के यहाँ इन्वेस्ट करके बड़ी बड़ी नई नई कंपनियां, नए नए उद्योग लाने का काम कर रहे हैं, रोजी रोजगार दे रहे हैं। खेती किसानी का विषय हो, कितनी सीटें जीत रहे हैं? वो तो अखिलेश यादव बड़े 27 सीटों का उन्होंने कैलकुलेशन निकाल लिया है, एक जगह एक ही प्रत्याशी उतारेंगे। आपसे लड़ने को बिल्कुल तैयार है वो, 2 हाथ करने को। कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है? मुझे लगता है कि अगर बोनी इनकी हो जाए तो बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। 80 MP चुन के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कमल स्थान पर जाएंगे और आदरणीय मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सबसे प्रचंड बहुमत बना करके अगर कोई सबसे बड़ा सहयोग करेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य होगा, जिसमें 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से बात रखने के लिए।